आपको भी पता चलता है कि नहीं चलता है दीदी हार रही है? आप बताइए, आपको लगता है कि नहीं लगता है? आदरणीय दीदी, ओ दीदी, अभी हाल ही में आपने कहा कि सभी मुसलमान एक हो जाओ, वोट बंटने मत दो। दीदी, आप ये कह रही है, इसका मतलब है कि आपको यकीन हो गया है कि मुस्लिम वोट बैंक की आपकी जो ताकत आप मानती थी, वो मुस्लिम वोट बैंक भी आपके हाथ से निकल गया है। पश्चिम बंगाल में मुस्लिम आबादी 27% है और वो स्टेट की 294 विधानसभा सीटों में से करीब 130 सीटों पर जीत और हार का फैसला कर सकती है। अब तक पश्चिम बंगाल में तकरीबन 3 फेजेस के चुनाव में 91 सीट्स पर वोट डाले जा चुके हैं और अगले 5 फेजेस में जिन 203 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, उनमें से 110 से ज्यादा सीटों पर मुस्लिम वोटर्स नतीजों पर असर डाल सकते हैं। इनमें ज्यादातर सीटों पर 25% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है, लेकिन 5वें से 8वें फेज तक ये आबादी बढ़कर 35% तक पहुंच जाएगी। इसीलिए ममता बनर्जी ने मुसलमानों से एकजुट होने की अपील करी है और उनके इस बयान पर इलेक्शन कमीशन ने उनसे जवाब देने को कहा है। वैसे इस चुनाव के दौरान दर्जनों ऐसे मौके आए हैं जब सियासी दलों और नेताओं ने मजहब के इस्तेमाल की सारी सरहदें लांघ दी थीं, जिन पर इलेक्शन कमीशन बिल्कुल खामोश रहा। वैसे आंकड़ों के मुताबिक और कॉमन एजम्पशंस को देखें तो पश्चिम बंगाल में पिछले कुछ चुनाव में मुस्लिम वोटरों ने ममता बनर्जी का ही साथ दिया था, लेकिन इस बार ममता बनर्जी को मुसलमानों से अपील करने की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि इस चुनाव में लेफ्ट कांग्रेस के अलावा असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी और फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की पार्टी के मैदान में उतरने के चलते ममता बनर्जी को डर लग रहा है कि कहीं मुस्लिम वोटों का बंटवारा उनका नुकसान ना करा दे। हालांकि कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने पश्चिम बंगाल में मोटे तौर पर इलेक्शन कैंपेन नहीं करके ममता बनर्जी के लिए रास्ता थोड़ा आसान तो कर दिया है। आपको बता दूं, लोक नीति के सर्वे के मुताबिक साल 2006 के चुनाव में मुसलमानों का तकरीबन 46% वोट लेफ्ट पार्टियों को, 25% वोट कांग्रेस को और 22% वोट तृणमूल कांग्रेस को मिला था। साल 2011 के इलेक्शन में लेफ्ट और तृणमूल कांग्रेस के बीच ये डिफरेंस 7% का रह गया था, लेकिन 2014 के आम चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने 40% मुसलमानों का वोट हासिल करके 34 लोकसभा सीटों पर कब्जा किया था, जबकि उस चुनाव में लेफ्ट और कांग्रेस ने अलग अलग चुनाव लड़ा था। हालांकि दोनों को कुल मिलाकर तकरीबन 55% मुस्लिम वोट मिले थे, मगर उसका सीटों में फायदा उन्हें नहीं मिल पाया था। दूसरी तरफ पिछले विधानसभा चुनाव यानी साल 2016 में लेफ्ट और कांग्रेस ने गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ा था, लेकिन तब इस गठबंधन को मुसलमानों का सिर्फ 38% वोट ही मिला था, जबकि तृणमूल कांग्रेस के लिए मुसलमानों के सपोर्ट में जबरदस्त उछाल देखने को मिला था और उसे 51% मुसलमानों ने वोट दिया था। तब तृणमूल कांग्रेस ने 294 में से 211 सीटें हासिल करी थी। आपको बता दूं कि पश्चिम बंगाल के इन चुनाव में मुसलमानों के अलावा मतुआ आबादी की भी बहुत चर्चा है, जो बांग्लादेश से आए हिंदू रेफ्यूजी हैं, जिनकी कुल वोटों में हिस्सेदारी तकरीबन 15% यानी 15% तक बताई जा रही है। बीजेपी और तृणमूल दोनों ही इन्हें अपने पाले में लाने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन किसी भी पार्टी ने मुसलमानों की तरह उन्हें भी आबादी की भागीदारी के हिसाब से सीटों में हिस्सेदारी नहीं दी है। जबकि तृणमूल कांग्रेस के पश्चिम बंगाल में लेफ्ट को हटाकर सत्ता में आने में सिंगूर और नंदीग्राम का वो आंदोलन शामिल है जिसमें किसानों, मजदूरों और मुसलमानों की लड़ाई तृणमूल ने लड़ी थी। लेकिन
उसके बाद कुछ खास बदलाव उनके हालात में नहीं आया। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के बाद ममता बनर्जी ने कुछ कदम मुसलमानों की बेहतरी के लिए उठाए थे, लेकिन तस्वीर अभी तक नहीं बदली है। वहीं बीजेपी के लिए अवैध घुसपैठियों का मुद्दा अहम है। बीजेपी बार बार इसकी याद दिलाती है और उन्हें देश से बाहर निकालने की चेतावनी देती है, लेकिन हकीकत में अवैध घुसपैठियों को बाहर करने के बहाने वो मुसलमानों पर निशाना साधकर हिंदुओं के वोटों को एकजुट करने का सियासी खेल खेलना चाहती है। लेकिन यह बात अब पश्चिम बंगाल की जनता समझ चुकी है। वैसे अभी 2/3 सीटों पर वोट डाले जाने बाकी हैं, यानी जीत के लिए कुछ ज्यादा मशक्कत दोनों ही पार्टियों को करनी पड़ेगी और बीजेपी को यह भी ध्यान रखना होगा कि कहीं कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन उसका यह सियासी खेल ना बिगाड़ दे। इसीलिए जीत के दावों का तमाशा चल रहा है और अमित शाह हर फेज की वोटिंग के बाद अपनी सीटें गिना रहे हैं, तो ममता बनर्जी फौरन उनको काउंटर करती नजर आ रही है। ममता बनर्जी का कहना है कि क्या अमित शाह भगवान हैं या उन्होंने ईवीएम में झांक कर देखा है कि किसने किसको वोट दिया है। अभी हाल में ही ममता बनर्जी ने पिछले कई चुनाव का हवाला देते हुए यह साबित किया कि किस तरह अमित शाह के पिछले चुनावी अंदाजे बिल्कुल गलत साबित हुए थे। दरअसल बंगाल में चुनावी जंग 2 लेवल पर लड़ी जा रही है, एक जमीनी लेवल पर और दूसरी दिमागी लेवल पर। जमीनी लेवल पर जो सियासी जंग चल रही है उसका असर दिमागी तौर पर खेली जा रही सियासी जंग पर पड़ रहा है और दिमागी तौर पर जो सियासी तमाशा चल रहा है वो जमीनी सियासी लड़ाई पर भी असर डाल रहा है। कैसे बताऊंगी आगे वीडियो में, लेकिन उससे पहले जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दे ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल आप सब लोग जानते ही हैं कि पिछले 6-7 महीने में तृणमूल कांग्रेस के 2 मंत्री और तकरीबन 15-20 एमएलए भाजपा में शामिल हुए हैं। हालांकि ये सब लोग अपनी अपनी वजहों से बीजेपी में शामिल हुए हैं, जैसे कि शुभेंदु और राजीव बनर्जी के पर ममता बनर्जी ने कतर दिए थे और कई विधायकों के टिकट काट दिए गए थे या टिकट मिलने पर भी उनकी जीत मुमकिन नहीं थी। लेकिन बीजेपी और उसका गोदी मीडिया इस दल बदल के बेस पर यह हवा बनाने में कामयाब रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस के अब गिने चुने दिन ही रह गए हैं। आखिर डूबते हुए जहाज को तो लोग छोड़ते हैं। इस नेगेटिव कैंपेन का असर तृणमूल कांग्रेस के नेताओं, कार्यकर्ताओं और वोटर्स पर भी हुआ है, जिसका एक सबूत यह है कि जनवरी के महीने में हुए जिस ओपिनियन पोल में तृणमूल को ठीक ठाक बढ़त मिलती दिख रही थी, उसी पोल में ज्यादातर वोटर्स ये कहते हुए पाए गए कि सरकार शायद बीजेपी की ही बन रही है। यानी जमीनी लेवल पर तृणमूल कांग्रेस आगे थी, लेकिन दिमागी लेवल पर बीजेपी की बढ़त देखी जा रही थी। कहने का मतलब यह है कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की हार की हवा फैलाकर चुनावी जंग शुरू होने से पहले ही उसको हराने की कोशिश कर रही है। लेकिन ममता बनर्जी ये समझ रही थी कि कुछ मंत्रियों और विधायकों के दल बदल से उनके नेता, उनके वर्कर और उनके कार्यकर्ताओं का मनोबल गिर रहा है। इसीलिए उन्होंने नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का ऐलान किया, जो बागी हो चुके टीएमसी के पुराने सिपहसालार शुभेंदु की सीट थी। इस फैसले से उन्होंने अपने सपोर्टर्स को यह मैसेज दिया कि देखो, मैं तो शुभेंदु को भी उसके गढ़ में जाकर चैलेंज कर रही हूं। दरअसल अपने इस फैसले के जरिए ममता बनर्जी ये बताना चाहती हैं कि अगर मेरी पार्टी हार रही होती या हमारी हालत कमजोर होती तो क्या मैं इस तरह का कदम उठाती। ममता बनर्जी के इस फैसले ने पार्टी में नई एनर्जी भरी और मार्च के ओपिनियन पोल में इसकी झलक भी देखने को मिली, जब सपोर्ट और संभावना दोनों ही लेवल पर तृणमूल कांग्रेस के फेवर में लोगों की राय सामने आई। लेकिन इसके बाद बीजेपी ने इलेक्शन कैंपेन में मोदी समेत सारे दिग्गज नेताओं को उतार दिया, रैलियों और रोड शो की झड़ी लगा दी।
हर भाषण में यही ऐलान किया कि ममता बनर्जी अब जाने वाली हैं और बीजेपी आने वाली है। जब वोटिंग शुरू हुई तो अमित शाह ने हर फेज की वोटिंग के बाद सीटें गिनवाना शुरू कर दिया। शुभेंदु ने भी वोटिंग के दिन अपनी बॉडी लैंग्वेज से यह मैसेज दिया कि वो चुनाव जीत चुके हैं। मोदी ने भी ममता की हार का ऐलान कर दिया। ऐसे में यह शक फिर उभरने लगा कि कहीं तृणमूल का वोटर भी उनके बहकावे में ना आ जाए और ये ना मान बैठे कि तृणमूल कांग्रेस वाकई हार रही है। इसी शक को खत्म करने के लिए ममता बनर्जी अमित शाह और नरेंद्र मोदी के सीटों के दावों को गलत बताना बेहद जरूरी समझ रही हैं। यही नहीं, वो अपने सपोर्टर से यह भी कह रही हैं कि उनको 160 सीट नहीं 200 से ऊपर सीटें चाहिए, ताकि बीजेपी आके चलकर मध्य प्रदेश या कर्नाटक की तरह दल बदल करवाकर सत्ता ना हथिया सके। वो तृणमूल कांग्रेस के वोटर्स को वोट देने से रोकने वालों को भी वार्न कर रही हैं कि सत्ता में आने के बाद सबको देख लिया जाएगा। इन सब बातों के जरिए ममता बनर्जी एक ही मैसेज देना चाहती हैं कि बीजेपी नहीं, हम ही सत्ता में दोबारा आ रहे हैं। लेकिन इसके लिए यह जरूरी है कि आप हर मुश्किल का सामना करते हुए बूथ पर पहुंचे और अपना वोट जरूर दें। यही पैगाम देने के लिए वो नंदीग्राम के एक बूथ पर तकरीबन 2 घंटे तक बैठी रही थीं, जहां उनके सपोर्टर्स वोट नहीं दे पा रहे थे। अगर पिछले 3 फेजेस के वोट परसेंटेज को देखा जाए तो लग रहा है कि ममता बनर्जी अपने सपोर्टर्स में जीत को लेकर उनके यकीन को जगाने और उनको बूथ तक ले जाने में कामयाब रही हैं, क्योंकि पिछले 3 फेजेस का वोटिंग परसेंटेज 85% है, जो कि न सिर्फ 2019 के 81% से 4% ज्यादा है, बल्कि 2016 के 83% से भी ज्यादा है। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो, दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi_aziz khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।